दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें, यहां पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। बायबैक के पहले ही विप्रो ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। विप्रो को मिला है बहुत बड़ा अवार्ड। क्या है वो अवार्ड के मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, विप्रो ने जो डिसीजन लिया है उसके कुछ दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आईटी सेक्टर बहुत सारे दबाव में है, लेकिन विप्रो इस दबाव से बाहर निकलने के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले एक साथ ले रहे हैं, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिल सकता है। तो क्या इस समय में विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है, एक तो इसकी जो प्राइस है बायबैक से काफी नीचे स्टॉक मिल रहा है, दूसरी तरफ ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत मजबूत कंपनी है और एक तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट में इसकी बहुत अच्छी पैठ है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रॉब्लम चली उसकी वजह से ट्राइडेंट के कारोबार में कुछ दबाव जरूर देखने को मिला और उसकी वजह से इसकी प्राइस भी नहीं बढ़ी। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक जबरदस्त तेजी का दौर भी आने वाला है। तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ IRFC की बात करें, रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली सबसे मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में क्या हमें IRFC में दाव लगाना चाहिए? यहाँ पे कुछ रेलवे से संबंधित बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है इस समय। दूसरी तरफ एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार यहाँ पे बोनस देने जा रही है और काफ़ी बेहतर इसके रिजल्ट देखने को मिले Q4 के। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 394 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 0.15% की मामूली सी गिरावट है। अभी लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम है। अब विप्रो ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। विप्रो की रैंक नंबर 2 रही है फाइनेंशियल टाइम्स क्लाइमेट लीडर एशिया पैसिफिक 2023 की। रैंक 1 में रहे बिजनेस और प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर के लिए। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो करने का जो तरीका है, इसकी वजह से इनको नंबर 1 रैंक दी गई है बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर के लिए। तो फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से क्लाइमेट लीडर का इनको तमगा मिला है, नंबर 2 की इनकी रैंकिंग है। और इसके पीछे वजह है कि कंपनी नेट जीरो गोल की तरफ आगे बढ़ रही है। इस मौके पे विप्रो के मैनेजमेंट का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से देखें तो ये जो बड़ा एक अचीवमेंट दिया गया, अवार्ड दिया गया है, जो हमारा नेट जीरो गोल है उसकी वजह से आज हमें ये सम्मान दिया गया है, जिसके हम हकदार भी हैं। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो हमारा एक ध्येय है कि आने वाले समय में हम नेट जीरो गोल को आगे बढ़ाएं, उसमें हमें एक बहुत बड़ी और इसमें प्रेरणा मिलेगी और आने वाले समय हम क्लाइमेट चेंज की तरफ ध्यान देते हुए इसमें और आगे तेज़ी से अपनी एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि फाइनेंशियल 2016 से लेकर 21 के बीच में जो विप्रो ने करीब 67.6% कार्बन एमिशन की कमी कर ली है और ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से इनको सेकंड हाईएस्ट रनिंग की तरफ से इनको ये अवार्ड मिला है, जो रैंक बनी है। तो फाइनेंशियल टाइम्स के एशिया पैसिफिक क्लाइमेट लीडर सर्वे ने एक बड़ा यहाँ पे अवार्ड दिया है। इस समय रैंक 2 पे रखा है ट्राइडेंट ने अपना विप्रो लिमिटेड को। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इन्फोसिस और विप्रो यूरोपियन बाजार में अपनी पैठ और बनाने जा रहे हैं। अपने कारोबार को वो तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को वहाँ पे एक्सपांड करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी प्रेजेंस अभी इतनी नहीं है जितनी दूसरी पेयर कंपनियों की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो गोल है कि आने वाले कुछ सालों में इसमें और तेज़ी से अपने वृद्धि की जाए। स्पेशल नॉर्डिक रीजन के अंदर वो तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने फुटप्रिंट आगे बढ़ा रहे। और इसके पीछे वजह है कि TCS और HCL का जो है मार्केट शेयर वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि उनका करीब 27-29% के आसपास है फाइनेंशियल 2019 के आसपास देखें तो। लेकिन अब इन्फोसिस की बात करें तो जो यूरोपियन मार्केट में उनका मार्केट शेयर 24% के आसपास है और विप्रो का 25.5% के आसपास है। तो दूसरी पेयर कंपनियों के मुकाबले ये काफ़ी पीछे, और इसीलिए आने वाले समय में अपने इस तेज़ी से अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो आने वाले समय जैसे रिवेन्यू जनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि दूसरे और नए मार्केट में आजमाया जाए हाथ, ताकि आने वाले समय जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कम किया जा सके। दूसरी तरफ विप्रो ने एक बड़ा फैसला और किया है। अपने नए एम्प्लॉयज़ की जो भर्ती करेंगे उसमें उन्होंने कहा है कि हम 30% सैलरी हाइक करके नहीं देंगे, यानी जो सैलरी होगी वो कमी होगी, उसके हिसाब से ही नए एम्प्लॉयज़ को आना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस समय खर्च की कटौती करना। और ऐसे में विप्रो ने कहा है कि आने वाले समय में जो एम्प्लॉयज होगी उनकी जो सैलरी अगर बढ़ेगी तो उनके काम करने की काबिलियत के ऊपर, वो जिस तरह से वो अपना प्रदर्शन करेंगे उसके हिसाब से हम सैलरी बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल हम 30% सैलरी बढ़ा के उनको नई भर्ती नहीं करेंगे। तो ये जो फैसले किए जा रहे हैं इससे आने वाले समय विप्रो की जो मुसीबत है थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा विप्रो ने बायबैक का ऐलान किया है। विप्रो करीब 12,000 करोड़ के शेयर बायबैक करने जा रहे हैं और इसके लिए प्राइस रखी है 445 की, और इस समय देख सकते हो स्टॉक 400 से नीचे। तो एक
सुनहरा मौका है क्योंकि डेट भी आ चुकी है। तो विप्रो ने 16 जून इसकी रिकॉर्ड डेट रखी है बायबैक के लिए। तो करीब देख सकते हो 26.97 करोड़ के शेयर बायबैक किए जाएंगे 445 की प्राइस से। और अगर आपके डीमेट अकाउंट में 16 जून के पहले अगर शेयर है तो आप एलिजिबल है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको बायबैक का बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो विप्रो में जिस तरह से एक के बाद एक अपडेट आ रही है, इशारा करिए कि विप्रो में एक जबरदस्त तेजी का दौर आ सकता है और ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। तो ऐसे में आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर विप्रो में निवेश जरूर कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 33.325 पर स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है, 0.75% की गिरावट के साथ में, लगभग 2:15 का टाइम है। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी होम टेक्सटाइल में सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है पूरे इंडिया के अंदर और थर्ड लार्जेस्ट है यार्न मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। तो आप समझ सकते हो कि बिजनेस कितना बड़ा है। कंपनी अपने सेक्टर में एक तरह से मार्केट लीडर है और कंपनी का सिर्फ यार्न और टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं है, बल्कि कंपनी केमिकल डिवीजन में भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और बहुत जल्द कंपनी अपनी कैपेसिटी को डबल करने जा रही है। और वीट बेस्ड स्ट्रॉ पेपर बनाने में कंपनी की महारत हासिल है और इसके प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी अच्छी है। कंपनी का 54% का बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है और यही फिलहाल इनके लिए एक कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस इस समय काफ़ी ठप है। बाकी कुल मिला के इनके प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त और प्रीमियम ब्रांड के हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े 5 स्टार होटल भी इनके कर्टन वगैरह यूज करते हैं और ये सबसे बड़ी बात है। और समझ सकते हो कि इनको ये जो इस तरह से सॉफ्ट टॉवल बना दे जिसके लिए इनको पैटर्न हासिल है इंडिया के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज में और इंडिया के और इसके अलावा यूएस के बाजार में, और ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट भी है। इसके अलावा देखें तो इन्होंने जो कर्ज लिया इसके ऊपर रेटिंग देख सकते हो काफ़ी बेहतर मिल रही है इसको। लॉन्ग टर्म रेटिंग क्रिसिल की तरफ से AA पॉजिटिव इसका आउटलुक है और इसके अलावा देखें तो शॉर्ट टर्म रेटिंग के लिए भी क्रिसिल की तरफ से A+ की रेटिंग दी गई है और 150 करोड़ का जो इनका कमर्शियल पेपर का जो रेटिंग है उसके लिए भी A+ की रेटिंग है क्रिसिल की तरफ से। तो बेहतर रेटिंग इसको मिल रही है और अब यहाँ पे सरकार ने जिस तरह से इस सेक्टर के लिए संभावना तलाशनी शुरू की है तो बेनिफिट इसको पूरा मिलेगा। सरकार की कोशिश के दम पे कह सकते हैं कि इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो $200 बिलियन का इकोसिस्टम आगे जाके बनने वाला है। इसमें आप देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो मेक इन इंडिया को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम लाई गई है, ये जो बहुत सारी स्कीम है, इसके अलावा PLI स्कीम लाई गई है, टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, ये सारी जो स्कीम है इस सेक्टर को बहुत तेजी लाने वाली है। एक्सपोर्ट के ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। इसके लिए देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे बहुत सारी कंट्रीज के साथ में और लगातार वो बढ़ रहे। तो आने वाले समय सरकार जिस तरह से कोशिश करी है टेक्सटाइल सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा और एक तरह से देखें तो एक लीडिंग पोजीशन हासिल करना चाहता है इंडिया पूरे टेक्सटाइल के मार्केट में वर्ल्ड के अंदर, और इसके लिए कोशिश जो जारी है उसका फ़ायदा ट्राइडेंट को मिलेगा क्योंकि ट्राइडेंट के पास वो काबिलियत है कि वो एक्सपोर्ट के बिजनेस में पहले से महारत ही है और उसका फ़ायदा होगा। आप देख सकते हो कि इस समय ई-कॉमर्स का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ऑलरेडी कंपनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी अपनी आप देखें तो इस समय काफ़ी प्रेजेंस मजबूती है उनकी और इसका फ़ायदा भी मिलेगा। इनका mytradent.com के नाम से उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई हुई है। इसके अलावा दूसरी जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सब पे अपने प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है और आप समझ सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस समय ट्राइडेंट में निवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और इन्होंने अपनी 10% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 0.82% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो यहाँ पे 1.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 4.29% उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 30% उनकी मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग को उन्होंने बढ़ाया है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 8.38% उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 की 0.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी 1.79% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 की 0.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और होल्डिंग आपको यहाँ पे अनचेंज दिखाई देगी। लेकिन ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 4.82% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। तो ये तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड लगातार यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर ट्रेंड में निवेश करना चाहिए। यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, इसके अंदर वो काबिलियत है। चलते हैं IRFC की तरफ। 33.10 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.30% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 59% यानी लगभग 60% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक 20 से नीचे था, इस समय 33 के आसपास है, लेकिन 37 का हाई भी इसने बनाया और इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा दम है। ये आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है। रेल व्हील प्लांट को यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 24,000 व्हील बनाने का ऑर्डर मिला है कॉन्कोर की तरफ से और ये समझ सकते हो कि बड़ा ऑर्डर है काफ़ी।
2.5 बिलियन रुपीज़ के आसपास का ये ऑर्डर है बड़ा। और समझ सकते हो कॉन्कर को भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है आईआरएफसी। तो जिस तरह से ये लगातार ऑर्डर निकल के आ रहा है, इसका सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि आईआरएफसी इनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा देखो तो बालासोर ट्रेन हादसे के बाद में सरकार अब सचेत हो चुकी है और अब सेफ्टी के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। मेंटेनेंस और सेफ्टी यानी रेलवे ट्रैक को किस तरह से सुरक्षित किया जाए, उसके लिए जो सिग्नलिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाए, उस पर बहुत सारा खर्च होने वाला है। और जैसे कि अब वंदे भारत ट्रेन भी है तो उसके हिसाब से ट्रैक को दुरुस्त करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे पुराने ट्रैक है जो इस समय वंदे भारत के लायक नहीं है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट बहुत सारा होगा और ऐसे में आप समझ सकते हो कि सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा। तो एक लॉन्ग टर्म का लेके आईआरएफसी में ये बिल्कुल सही मौका है, आप खरीदारी आप कर सकते हैं। फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप 43,283 करोड़ का है, करंट प्राइस मात्र 33.10 है, लो इसका 19 का और हाई 37 का। स्टॉक का पी 6.79 है और इसकी बुक वैल्यू 34.80 है, यानी अपने बुक वैल्यू के आसपास ही आपको स्टॉक दिखाई देगा, उससे अभी भी कम प्राइस में मिल रहा है। डिविडेंड 4.22% का दिया, यानी जबरदस्त डिविडेंड कह सकते हैं। आरओसी इसका 5.32% है और आरओई 14.70% है और फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक में थोड़ी सी कमी जरूर है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के रेटिंग बहुत अच्छी है। ऐसे में आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको यहाँ पे शानदार बोनस देने जा रहे हैं। रोटो पंप्स की बात करें, 702 पर स्टॉक है, जहाँ पे 2.24% की तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 54% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है, काफ़ी अच्छा दौड़ा है। और अब कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी एक्स बोनस डेट है 7/7/2023 और रिकॉर्ड डेट है 8/7/2023। उसके पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते तो बिल्कुल आपको इस बोनस का फायदा हो सकता है। कंपनी ने बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया Q4 का। रिवेन्यू 71.96 करोड़ रुपये के आसपास रहा, जहाँ पे 41.63% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 10.98 करोड़ की रही, जहाँ पे 58% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.26% रहा, जहाँ पे 12% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट था और कंपनी बोनस भी देने जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।